अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ दी सेल है। ये सवाल लॉन्ग के तौर पर आपने करना है अच्छे तरीके से, लॉन्ग और शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो चीज़ पूछी जाती है वो ये है कि जो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये लॉन्ग इस तरह आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बयान करें। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रक्चर है ये ड्रा करना है और उसके बारे में लिखना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिखना है, और उसके बाद आपने उसे पहले तारीफ़ लिखनी है इसकी, फिर इसका स्ट्रक्चर लिखना बनाना है और स्ट्रक्चर के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर हम शहर की मिसाल लें, सेल को कहें कि सेल एक शहर है, तो उसके अंदर सेल के अंदर जिस तरह शहर के अंदर पावर हाउस होते हैं, एनर्जी पैदा करने वाले मराकज़ होते हैं, इसी तरह जो सेल है उसके अंदर भी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो कौन पैदा करेगा? तो जो सेल के अंदर एनर्जी का मरकज़ है बच्चे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये एक होगा तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, अगर ये बहुत सारे होंगे तो उन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। तो एक है तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। हम एक को स्टडी करते हैं, सबका फंक्शन सेम ही है। ये सेल के अंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं और एनर्जी के हिसाब से है, जिस जिस्म के सेल की जितनी एनर्जी है उस हिसाब से ये मौजूद होते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन आर दी पावर हाउस ऑफ दी सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या हैं। अगर एक होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। सेल के तवानाई पैदा करने वाले मराकज़ यानी कि पावर हाउस हैं। They perform the reactions of aerobic respiration in which oxygen is used to break the food like glucose to release energy in the form of ATP। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन करते हैं जिनमें ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और तवानाई हासिल की जाती है। ये तवानाई एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि ATP की शक्ल में होती है। इस चीज़ को समझें बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये वाली साख्त है ये ऑर्गेनेली कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चे, रेस्पिरेशन की दो इकसाम होती हैं। एक एनारोबिक होती है जो ऑक्सीजन के बगैर होती है, और जो एरोबिक होती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, यानी कि हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि हम बॉडी में जो है सांस के ज़रिए ऑक्सीजन लेकर जाएंगे। ठीक है, वो ऑक्सीजन क्या करेगी, जो हमने खुराक खाई होगी उसमें जो ग्लूकोज होगा, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी खुराक, उसमें ग्लूकोज में जो मौजूद होंगे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जो हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज होगी, कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान जो बॉन्ड होंगे उनको तोड़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को। ठीक है, जो टूट के हमें एनर्जी मिलेगी ATP की सूरत में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की सूरत में। ठीक है, तो ये जो तवानाई है हमें ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की सूरत में मिलती है, जिसे हम ATP कहते हैं। एनर्जी जब भी मिलती है, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देता है तो वो एनर्जी किस सूरत में देता है? सेल को एनर्जी, सेल डायरेक्ट ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेल के लिए जो एनर्जी का जो सबसे इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स है, यानी कि सेल जिस चीज़ से एनर्जी लेता है, बॉडी लेती है एनर्जी, वो ATP है, यानी कि ATP ही इस्तेमाल करते हैं। यही हमारी एनर्जी का ज़रिया है। ठीक है, तो ATP बनाता कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, अब इसके आप स्ट्रक्चर को समझिए। ये आपने इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में इतना लिख देना है कि ये क्या करता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये एनर्जी पैदा करते हैं। ठीक है, ये क्या है? पावर हाउस, सेल के तवानाई पैदा करने वाले मराकज़ यानी कि पावर हाउस हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि पावर हाउस किसे बोलते हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सेल के लिए तवानाई पैदा करते हैं। और तवानाई किस तरह पैदा करते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के जो रिएक्शन हैं वो करते हैं, जिनके ज़रिए हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करके जो ग्लूकोज के बांड हैं उनको तोड़कर ATP की सूरत में एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब इनका स्ट्रक्चर देखें ज़रा बच्चे आप। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ठीक है, ये चीज़ अहम है कि इसकी मेम्ब्रेन क्या है? डबल है। इनर मेम्ब्रेन है एक आउटर मेम्ब्रेन है। अब आप इसकी तरफ अगर इस गौर से देखें तो ये जो बैरूनी मेम्ब्रेन है इसकी,
बच्चे ये बिल्कुल हमवार है, जिसे हम स्मूथ बोलते हैं ना, ये बिल्कुल हमवार है। आपको ये हमवार नज़र आ रही है, इसमें कोई बल नहीं है, कोई किसी किस्म का क्रस्ट वगैरह नहीं है। और जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे बल मौजूद हैं, ठीक है। ये बहुत सारे यानी कि इसमें इस तरह की जो हैं बलदार साख्तें मौजूद हैं। इन बलदार साख्तों को हम क्रिस्टी बोलते हैं। अगर एक बल की हम बात करेंगे, ठीक है, अगर एक इसकी तय की बात करेंगे तो उसे हम क्रिस्टा बोलेंगे, अगर सब की बात करेंगे तो इसे हम क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि इन जो बैरूनी मेम्ब्रेन है बिल्कुल हमवार है, अंदरूनी बैरूनी मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल हमवार है, और अंदरूनी मेम्ब्रेन है बहुत सारी जो है वो तय दर तय एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल दिया हमने, क्रिस्टी, एक को क्रिस्टा बोलेंगे। और अच्छा, जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है बच्चे, इसके दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है, माया पाया जाता है एक, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो डीएनए मौजूद है, ये चीज़ भी अहम है, इसको मैं आगे मज़ीद वाज़ा करता हूँ, ठीक है। ये इसका एक डीएनए है, ये जो सर्कुलर आपको नज़र आ रहा है एक स्ट्रक्चर इस तरह का, ये डीएनए है, और इसके अपने राइबोसोम भी हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब बच्चे देखें, ये जो फोल्डिंग्स है ना, जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है, बैरूनी तो हमवार है, जो अंदरूनी है ये बहुत सारी ये जो फोल्डिंग बना रही है ना बच्चे, इनकी वजह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन होने हैं ना, उनको सरफेस एरिया, उनको सतही रकबा जो है वो काफ़ी मिल जाता है। यानी कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा तहें हैं, तो इतनी ज़्यादा तहों की मौजूदगी की वजह से इसको यहाँ पे रिएक्शन होने हैं, जो जहाँ पे ग्लूकोज ने टूट कर हमें एटीपी की सूरत में एनर्जी देनी है, तो वहाँ इसको इन तहों की वजह से, इन फोल्डिंग की वजह से क्या है कि सतही रकबा बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन यहाँ से यहाँ पे रिएक्शन है वो वकूअ पज़ीर होते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो आपने इस तरह इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके इसकी जो है वो कंपोनेंट जो 4-5 हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स, अंदरूनी मैट्रिक्स है जो फ्लूइड है, और जो तय है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और इसके राइबोसोम और डीएनए के बारे में बता देना है। तो स्ट्रक्चर के बारे में ये आपने डेफिनेशन लिखी थी इधर से लेकर इतनी, और इसका यानी कि ये तारफ़ भी हो गया, और डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दरअसल इसकी इतनी है, ठीक है ना। ये सेल के लिए तवानाई पैदा करते हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस एनर्जी। लेकिन आगे उसने आपने तारफ़ के तौर पर भी इसको थोड़ा सा बता देना है कि ये जो खुराक में मौजूद ग्लूकोज होती है उसमें जो मौजूद बॉन्ड होते हैं उनको तोड़कर हमें एटीपी की सूरत में एनर्जी फराहम करते हैं, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ से आपने इसका स्ट्रक्चर लिखना शुरू करना है। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर की, यानी कि साख्त, STRUCTURE, ठीक है ना। यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है, और यहाँ से आपने इसका स्ट्रक्चर लिखना शुरू करना है। बना लिया है आपने, ठीक है, फिर लिखना शुरू करना है, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली हैं जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटी साख्तें हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। यहाँ से आपने इसकी साख्त लिखनी शुरू कर देनी है। तो डबल मेम्ब्रेन मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे ये एक अंदरूनी मेम्ब्रेन है और एक बैरूनी मेम्ब्रेन है। इनकी तफसील लिखनी है, यानी कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसको आपने अपने अल्फाज में बयान कर देना है सही सही। अल्फाज बुक से थोड़े से मुख्तलिफ भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ठीक होने चाहिए। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी फोल्ड्स। जो उसने बताया है कि इनकी बैरूनी मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो हमवार है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है ना, किसी किस्म की कोई इसमें फोल्डिंग या बल नहीं है। लेकिन अंदरूनी मेम्ब्रेन बहुत सी तहें बनाती है, ठीक है। जो ये वाली तहें हैं ये है अंदरूनी मेम्ब्रेन का हिस्सा। तो इन तहों को दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा, यानी कि इन सारी तहों को क्रिस्टी बोलेंगे, एक होगी तो इसे क्रिस्टा बोलेंगे। इन तहों को क्रिस्टी और एक होगी तो उसे क्रिस्टा कहते हैं अगर वाहद होगी तो। इन तहों का काम क्या है, क्रिस्टी का फंक्शन क्या है, ये सवाल भी आपको शॉर्ट के तौर पर पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टी क्या है, इसका काम बयान करें। तो बच्चे ये जो तहें हैं अंदरूनी मेम्ब्रेन की, इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। इनका काम क्या है ये मैंने आपको बताया कि दे इंक्रीज़ द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होनी है ये तहें माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के लिए सतही रकबा बढ़ाती हैं। यानी कि इतनी तहें हैं तो इतना ही ज़्यादा
एरिया बन गया, तो इतना ज़्यादा एरिया बन जाएगा तो यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए जगह मिल जाएगी, ठीक है ना, बहुत सारी जगह मिल जाएगी। तो ये है क्रिस्टी, तहों को क्रिस्टी बोलते हैं, और इनका काम क्या है कि ये रेस्पिरेशन के लिए सतही रकबा बढ़ाती हैं, ठीक है। द इनर फ्लूड लाइक मटीरियल इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इन तहों के अंदर जो फ्लूड है इसे हमने क्या बोला, ये है मैट्रिक्स। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, अंदरूनी जो है मटेरियल उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, या कोई ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अंदरूनी स्याल माया मैट्रिक्स कहलाता है। आगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो भी आप देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देन दी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। यानी इसका क्या मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए है, ये देखें इसका अपना डीएनए मौजूद है बच्चे, ठीक है, ये सर्कुलर जो आप साख्त है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम भी होते हैं, और इनका जो राइबोसोम और डीएनए है ये प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम से ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं बनिस्बत यूकैरियोट्स के। अब आप ये एक हैरान कुन चीज़ होगी आपके लिए कि इस ऑर्गेनेली को हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किन में मौजूद है, हम ये यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें डीएनए भी मौजूद है और इसमें राइबोसोम भी मौजूद हैं, और जो डीएनए है इसका वो प्रोकैरियोट्स यानी कि जो बैक्टीरिया हैं उनसे ज़्यादा मिलता है, और जो यूकैरियोट्स हैं जो हमारा डीएनए है उससे नहीं मिलता। इनका जो डीएनए है, इसमें जो डीएनए मौजूद है वो सर्कुलर है, ठीक है ना, वो गोल शक्ल का है। तो ये जो है हमारा जो डीएनए है यूकैरियोट्स का वो लीनियर है, ठीक है ना, तो यानी कि वो एक लीनियर शक्ल का है, इनका जो है वो गोल है जो प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया वगैरह। तो इसके अंदर जो डीएनए ये ऑर्गेनेली पाई जाती है यूकैरियोट्स में, और जो इसका जो डीएनए है वो प्रोकैरियोट्स से मिलता है, इसके जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स से मिलते हैं। तो इस चीज़ को वाज़ह करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो एक हाइपोथेसिस बयान करते हैं जिसे एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस कहते हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डीएनए क्यों मिलता है बैक्टीरिया से, और इसके राइबोसोम क्यों मिलते हैं बैक्टीरिया से, या प्रोकैरियोट्स बोल लें या बैक्टीरिया बोल लें। तो इसकी वजह ये बताते हैं कि किसी दौर में हज़ारों या अरबों साल पहले ये क्या था, ये एक जो माइटोकॉन्ड्रिया थी ये एक अलग बैक्टीरिया, आज़ाद बैक्टीरिया के तौर पर मौजूद थी, फिर इसको किसी यूकैरियोटिक सेल ने निगल लिया। जब किसी यूकैरियोटिक सेल ने निगला तो ये उसके अंदर काम करना इसने शुरू कर दिया, और एक जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, एक ताल्लुक़ होता है जिसमें दोनों फ्रीकों को फ़ायदा होता है, यानी कि उस यूकैरियोटिक सेल को भी फ़ायदा होना शुरू हो गया, इसको भी फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि फिर ये उसी का हिस्सा बन गया, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल था, इसको किसी यूकैरियोटिक सेल ने निगल लिया और ये उसी का हिस्सा बन गया, लेकिन इसका डीएनए वही रहा, इसके राइबोसोम वही रहे, इसलिए ये है प्रोकैरियोटिक सेल से इसकी ज़्यादा जो है वो सिमिलरिटी है, ज़्यादा मुशाबहत है। तो इसलिए इसका जो डीएनए है वो भी सर्कुलर है, और उसके जो राइबोसोम है वो भी प्रोकैरियोट से ज़्यादा मिलते हैं। तो बच्चे ये था स्ट्रक्चर और फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन इसका लिखना है और डायग्राम भी ड्रा करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी के हिसाब से भी, आपके जिस्म के हिसाब से भी, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया बच्चे, अल्लाह हाफिज़। आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, अनदर ऑर्गेनेली जो कि प्लांट्स में मौजूद होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बच्चे वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें, और अपने जो दोस्त हैं क्लास फेलोज हैं उनके साथ भी वीडियोस को लाजमी शेयर करें। थैंक्स अगेन, अल्लाह हाफिज़।